हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो रिसेंट पॉलिटिकल और दूसरे डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उन सब के होते हुए मुसलमान किस जगह खड़ा हुआ है, पॉलिटिकली एंड सोशली बोथ। देखिए, अभी अभी मुस्लिम्स जिस तरह से हालात को देख रहे हैं, जिन लोगों पर डिपेंड करते थे पॉलिटिकली, जिनका हिस्सा बना हुए थे, उनका तौर तरीका और जिस तरह से गवर्नमेंट आपको टारगेट कर रही है, इन दोनों के ऊपर मैं कुछ ब्रीफ में बात करूँगा। और जाहिर है इन सब के होते हुए मुसलमान अपने को कहाँ खड़ा पा रहा है। अभी भी कुछ एक आध हफ्ते पहले ही नीतीश कुमार, जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो मुस्लिम्स के बहुत बड़े मसीहा कहते थे, अपनों को सेकुलरिज्म का ठेकेदार बताते थे, और जो बहुत बड़े जिनका मुस्लिम फॉलोइंग थी बिहार में। हालांकि ये कई बार पलट मार चुके हैं, लेकिन रिसेंट पलट जो है वो बड़ी, मैं ये तो नहीं कहूँगा तकलीफ देह है, जो हुआ बेहतर हुआ, चूँकि जो बातें सामने आते हैं वो बाद में भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल आता है, उनके साथ जो मुसलमान थे वो अपने को अब कहाँ पा रहे हैं, कहाँ जाएं। अब दूसरा देखिए, जैन चौधरी के ग्रैंडफादर चौधरी चरण सिंह जी, एक उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया और उन्होंने किसानों की बात करी। वो किसानों के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे पूरे हिंदुस्तान में, उनकी एक पहचान थी। और किसान की कोई जाति नहीं होती, इसलिए ख़ासतौर से वेस्टर्न यूपी में, चूँकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत काफ़ी है, 30 to 50% है कुछ ज़िलों में, तो उन्होंने वो, और बाय एंड लार्ज वो मुस्लिम्स जो हैं वो भी किसान हैं। और जाट है एक डोमिनेटेड कम्युनिटी वेस्टर्न यूपी में, वो भी किसान है। तो ज़ाहिर है चौधरी साहब चरण सिंह जी उनके लीडर थे, उन्होंने जाटों की और मुसलमानों को साथ लिया और किसानों की पॉलिटिक्स की। उन्होंने कोई किसी ख़ास कास्ट या मज़हब की पॉलिटिक्स नहीं की। उनके डेथ के बाद अजीत सिंह जी आए। अजीत सिंह उस विरासत को जो चरण सिंह जी की नहीं संभाल पाए, लेकिन उनके जीते जी ही जयंत भी आगे आ गए और लोगों की एक उम्मीद बनी कि जयंत जो है वो अपने दादा की लाइन पर चलेंगे और एक यूथ लीडर है, वो किसानों के लिए काम करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि अभी उनके ऑफ कोर्स अंडरग्राउंड बात चल रही थी, मीडिया से दूर रहे, ऑफिस नहीं जा रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। लोगों को शक हुआ कि ये शायद एनडीए में जा रहे हैं, और फाइनली ये हुआ कि उनकी डील हो गई और रूलिंग पार्टी ने, मोदी जी ने उनके दादा को भारत रत्न दे दिया। जहाँ तक भारत रत्न की बात है, वो तो डिज़र्व करते ही थे चरण सिंह, ये कोई बहुत एहसान नहीं है। और दूसरी पार्टीज ने अगर पहले जो पावर में रही उन्होंने नहीं दिया तो वो गलत किया, उन्हें दे देना चाहिए था। तो कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं थी, चरण सिंह जी के लिए। ही वॉज ए ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर। अब आइए जैन साहब के ऊपर। जैन साहब कहते हैं कि मेरा पास अब ऑप्शन ही क्या है। मैं वो और बहुत भावुक हो गए राज्यसभा में ये कह कर के कि उनके दादा को भारत रत्न
मोदी जी ने दिया। और देखिए एक बहुत ही बड़ी बात की उन्होंने कि मोदी जी के अंदर मैं अपने दादा की पहचान को देखता हूँ। उन्हें सबको ये मालूम है और उसे भी ये मालूम है कि बीजेपी ने उस वक्त जनसंघ थी हमेशा चरण सिंह की मुखालफत की, और चरण सिंह कभी भी प्रो जनसंघ या आरएसएस नहीं रहे। तो इस तरह की बात कहना कि उनके अंदर वो मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी के अंदर दादा को देखते हैं, अगर ऐसा है तो वो तो किसान लीडर थे। तो फिर किसानों के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है कि उनसे क्या क्या वायदे किए। 13 महीने वो प्रोटेस्ट पर रहे, 750 किसान मरे। उसके बाद जो पहलवान थी वो भी बाई एंड लार्ज हरियाणा की किसान फैमिली से थी और ज़्यादातर जाट फैमिली से थी। तो उनके बारे में इस गवर्नमेंट ने क्या किया? तो एक आवाज़ थी, लोग उम्मीद करते थे कि जयंत जी किसानों के एक मसीहा हैं, अपने दादा की विरासत पर हैं और वो कुछ बोलेंगे। लेकिन जब वही सिर्फ एक बहाना लेकर के कि उनके दादा को भारत रत्न दिया गया, शिफ्ट हो गए। दरअसल बात ये नहीं, बात है एक पर्सनल प्रमोशन की। सिर्फ उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा, उन्होंने ना कम्युनिटी का देखा, ना मुल्क का देखा, ना किसी पार्टी का देखा। अब फिर सवाल आता है, उनके साथ जो वेस्टर्न यूपी में एक बहुत बड़ा नंबर मुसलमानों का लगा हुआ था, जिसमें कुछ एमएलए भी थे और एमपीज भी थे। एमपी इस वक्त तो नहीं थे लेकिन रहे हैं, तो उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? दूसरी तरफ अब आइए, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी कोई बहुत सिंपल नहीं है। अभी अभी रिसेंटली दिल्ली में एक 600 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोज किया गया। उससे पहले तो बहुत जाने कितने केसेस हुए हैं। उसके बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। हाँ, मैं जैसे पहले भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल लेवल पर आप लाएं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन नीयत ये नहीं है। वहाँ भी उन्होंने कहा दिया कि ट्राइब्स को इन्हें एक्सक्लूड किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है उत्तराखंड में या दूसरी स्टेट्स में। अगर आप बहुत ऑनेस्ट हैं तो इसे नेशनल लेवल पर लाइए और हम आपके साथ हैं, हमें कोई डर नहीं। अब उसके बाद आइए, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है उत्तराखंड में कि सब मदरसों में रामायण और रामपाठ पढ़ाया जाएगा। अरे भाई, मदरसों से क्या मतलब? मदरसे तो एक रिलीजियस तालीम के लिए हैं। हाँ, वो एक जनरल एजुकेशन के बतौर वो अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरे मज़हब की भी होनी चाहिए। लेकिन फिर किस से लाएंगे? फिर क्रिश्चियनिटी को भी लाइए, बौद्धिज्म को भी लाइए, सभी को लाइए। तो मेरे ख्याल से किसी भी, चाहे वो हिंदूज़ के हों, क्रिश्चियंस के हों, सिख्स के हों, अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत अच्छी नहीं है। अब आइए उसके बाद जो और हो रहा है कि रिसेंट जो एक 1991 का एक्ट है रिगार्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जिसमें पार्लियामेंट से ये कानून बना कि जो 47 से पहले स्टेटस था रिलीजियस प्लेसेस का, मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, एक्सेप्ट अयोध्या, उसमें कोई चेंज नहीं लाई जाएगी। ये पार्लियामेंट के एक्ट है। लेकिन एक साहब ज्ञानवाप की मस्जिद जो है, वहाँ उसे केस को एक लोअर कोर्ट में लेके जाते हैं और उसे एंटरटेन किया जाता है, जबकि उस कानून के तहत उसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट भी उस पर कोई रोक नहीं लगाता, और फाइनली एक डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर परमिशन दे दी गई वहाँ पर पूजा करने की, और ये कहा गया कि 7 दिन के अंदर शुरुआत करा दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन वाज सो क्विक कि विदिन 12 आवर्स दे स्टार्टेड पूजा इन दैट एरिया। ये वैसे ही हुआ है जैसे 1949 में वहाँ पर मूर्ति प्रकट हुई थी और फिर उसके दरवाजे खोले गए थे कांग्रेस हुकूमत के टाइम में।
तो अगर उस चीज़ को देखिए तो ये कोई नई बात नहीं है, ये वही कर रहे हैं जो कांग्रेस ने अपने टाइम में किया। उसके बाद मथुरा का मामला है, और हमारी हाईएस्ट रेस्पेक्टेबल लीडर्स कह चुके हैं कि मथुरा और काशी जल्दी ही हम टेक ओवर करेंगे। और मेरा भी अपना ये ख्याल है कि शायद 24 के इलेक्शन से पहले कोर्ट्स के थ्रू ये, चूँकि देखिए कोर्ट्स का क्या है, एक तरफ तो ये अपनी बात सही है कि अगर कोर्ट्स को ना माने तो मुल्क में अफरा तफरी हो जाएगी, लिहाजा कोर्ट्स को मानना पड़ता है। लेकिन हो क्या रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, चाहे आसपास के कंट्रीज को देखिए कि कोर्ट्स के थ्रू जो काम आप वैसे नहीं कर सकते वो कोर्ट्स के थ्रू आप करा रहे हैं, और कोर्ट्स को एक मजबूरी लोग बना लेते हैं, भाई कोर्ट्स का ऑर्डर है, और वो कोर्ट्स जबकि मैनेज किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट में भी आया कि कोर्ट कहता है कि मूर्ति गलत रखी, कोर्ट कहता है कि दरवाज़ा गलत खुला, शिलान्यास गलत हुआ, और कोर्ट कहता है कि मस्जिद जो तोड़ी गई 6 दिसंबर 1992 में, दैट वाज द बिगेस्ट क्रिमिनल एक्ट। लेकिन फाइनली आस्था का मामला है, वहाँ मंदिर बनाने के लिए वो जगह दे दी गई मस्जिद। तो कोर्ट्स को तो मैनेज किया जा रहा है, इट इज़ नॉट ए जस्टिस। ठीक है, आपका वर्डिक्ट है, सर आँखों पे यह मजबूरी है, मानना पड़ेगा। तो ये तो एक तरीका कर लिया कि कोर्ट्स के थ्रू आप जो चाहे कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए और कहिए तो कोर्ट्स का ऑर्डर है। तो बहरहाल एनी हाउ वहाँ ये हो रहा है। तो अब रिसेंटली होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया कि सीएए को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इलेक्शन से पहले। तो ये सब हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, क्या कोई भी पार्टी इन इश्यूज़ पर बोलने को आगे आई है? क्या कोई लीडर इसमें आगे आया? ये बिल्कुल नहीं आया, और ना ही कोई सवाल होता है कि ये आएंगे। इन्होंने हमेशा ही ये किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी देख लीजिए उधर, एक तो जो चीफ मिनिस्टर रह चुके अशोक चौहान महाराष्ट्र के, उन्होंने भी पलटा, ही हैज़ क्विटेड कांग्रेस, एमएलए-शिप से रिजाइन कर दिया, ही इज गोइंग टू जॉइन बीजेपी। और जो सबसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़े पिलर थे कांग्रेस के, हमारा तो पहले ही उस पर यकीन नहीं था। वी न्यू दैट ही हैज़ द सेम आइडियोलॉजी एज दैट ऑफ आरएसएस। कमलनाथ के बारे में भी अब न्यूज़ ये है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को वहाँ निहाय बेहद नुकसान पहुँचाया, इलेक्शन हरवाया, दूसरों की चलने नहीं दी, और अब वो खुद उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो भाई इन लीडर्स के ऊपर, जिनके पीछे, जिनके कंधे पर बैठ करके मुसलमान लीडरशिप करना चाहता है और ये दलाली कर रहा है, जो पूरी कौम को बेच रहा है, तो इन्हें आप समझिए। और मुसलमानों को चाहिए कि अब अपने बलबूते पे आप खड़े होइए। बलबूता मीन्स कि अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी, अपना कायद एस्टेब्लिश कीजिए, और उसमें इस वक्त जो है वो MIM, ऑल इंडिया MIM, जो जिसके सदर ओवैसी साहब हैं, उससे बेहतर कोई कायद आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ ये जो दलाल मुसलमान हैं, ये उसे बीजेपी की बी टीम कह के जलील करना चाहते हैं, चूँकि इनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी देखिए जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर जो बहस हुई है, जो पार्लियामेंट में बोले हैं, क्या माइका लाल कोई पैदा हुआ है कि ओवैसी की तरह बोल पाएगा? जिस तरह से ओवैसी ने कोई गलत बात नहीं करी, कोई क्रिमिनल बात नहीं करी, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर सच्चाई को वो सामने लाए। है किसी मतलब आप तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं, बोलेंगे तो क्या। और जब वो बोलता है तो वो कहते हैं वो तो क्रिमिनल है, उससे तो डिवाइड होता है। अब लाइए किसे लाएंगे? डिवाइड तो हो रहा है और हो चुका है। जिन लोगों की आपने ज़िंदगी भर गुलामी की, कौम का आपने मिसगाइड किया, इन मुस्लिम पॉलिटिशियंस ने, कभी वो अखिलेश के पीछे हैं, और सब इस सब का जिम्मेदार, जहाँ तक यूपी की पॉलिटिक्स का मामला है, या मैं कहता हूँ इवन जयंत का वहाँ जाने की मजबूरी है, उस सब के पीछे अखिलेश का रवैया है, इसकी एरोगेंस है। कांग्रेस को कहता 11 सीट दूंगा, उसे कहता था 7 सीट दूंगा, और 7 में 3 मेरे
कैंडिडेट होंगे उनके सिंबल के ऊपर। तो इस सब के मैं समझता हूँ अखिलेश के खुद, मायावती को तो हम कहते हैं कि उसकी फाइल है, तो क्या आप समझते हैं समाजवादी की फाइल नहीं है वहाँ? उनकी भी फाइल है। तो लिहाजा ये छोड़ के बीजेपी में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये मैं आपको सही बता देता हूँ कि इंडिया गठबंधन को ये तबाह करके हटेगा। लिहाजा बी केयरफुल। आने वाले इलेक्शन में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होने चाहिए, मुस्लिम्स के खास तौर से, बल्कि 3। नंबर 1 तो ये कहना छोड़ दें कि बीजेपी हराओ। बीजेपी को हराने का ठेका आप ना लें। आप जो भी अच्छा कैंडिडेट हो उसे दें। अच्छा मीन्स या तो वो हो कांग्रेस का या हो ओवैसी का। मैं भी ये कहता था कि ओवैसी के कैंडिडेट को वोट देने से नो डाउट बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचता है, लेकिन पहुंचे क्या उसने ठेका लिया है इस सेकुलरिज्म की लाश को कंधे पर रख के लिए वो फिरेगा? क्या मुसलमान ने ठेका लिया है इस सेकुलरिज्म को बचाने का? क्या इन लोगों का कोई एतबार है जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को 70 साल से बीजेपी क्यों मुखालिफ हमारी? वो इसलिए कि वो जानती है इनका एक वोट नहीं मिल रहा है। इनकी वजह से ही बीजेपी बहुत पीछे रही 70 साल तक। कांग्रेस ने एक्सट्रीम कम्युनल गेम खेला और हमारे दिलों में बीजेपी की नफरत क्रिएट की। तो बीजेपी इस हिंदुस्तान में, जो मैं पहले भी कहा, ना कोई सेकुलर है ना कोई कम्युनल है, सबको अब अपना धंधा चाहिए। उसी धंधे के तहत आपने देख लिया नीतीश जी गए, जयंत गए, और जैन ने तो इतना बुरा किया है कि किसानों का जो एक मसीहा था, किसानों की जो एक लीडरशिप थी, वो ख़त्म कर दी। अब जाहिर है नई लीडरशिप पनपेगी, वो कुछ टाइम लगेगा। और अब वो नया गेम खेल रहे हैं कि देखिए क्या होता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुसलमान इन दलाल मुस्लिम सेकुलर पार्टी के लीडर्स के पीछे खड़ा ना हो। वो आने वाले इलेक्शन में बीजेपी की मुखालफत का नारा ना दें, बीजेपी हराओ की बात ना करें। और अगर वो बीजेपी को नहीं वोट दे रहा, एनडीए को नहीं दे रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को दे या AIMIM को वोट दे। ठीक है, हम भी जानते हैं AIMI नहीं जीतेगी, लेकिन इन्हें सबक तो मिलेगा। ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमारी मट्टी कूट रहे हैं, हमें पिटवा रहे हैं। अभी जो हुआ है हल्द्वानी में, क्या हुआ है? एक मस्जिद और मदरसे को बुलडोज कर दिया गया और हिंदुस्तान की कोई सोकाल सेकुलर पार्टी का लीडर आगे नहीं आया। वहाँ प्लान हो रहा है, लोग घरों को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। जो वहाँ मुस्लिम फेस था अगर कोई, तो वो अंडरग्राउंड है, चूँकि उसका खतरा है, उसे मरवा दिया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। क्या यही जस्टिस है? क्या यही आपका सेकुलरिज्म है? कौन बोल रहा है? किसी की हिम्मत नहीं है किसी। तो ये मुसलमान अपने को क्यों ये बार बार साबित करने में लगे रहे हैं कि ये बीजेपी का दुश्मन है, ये बीजेपी को हराएंगे? आप बिल्कुल नहीं हराएंगे। आपने ठेका नहीं लिया बीजेपी को हराने का। आपको हराना है तो इन सो कॉल्ड जहरीले सेकुलर मुस्लिम लीडर्स को हराइए जो खुदगर्ज हैं, और ये दूसरे मुस्लिम सो कॉल्ड सेकुलर। सिर्फ अगर सेकुलर का पिलर हिंदुस्तान में कोई है तो वो सिर्फ है लालू और उसका बेटा। और अब जो नया उभर रहा है चेहरा, वो है राहुल गांधी। नो डाउट 70 साल तक कांग्रेस ने मुसलमान को चीट किया है, तुष्टीकरण का इल्ज़ाम लगवाया और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। इनका कत्लेआम कराया और इन्हें गुलाम बना करके रखा। जितने भी इश्यूज हैं जो बीजेपी अब एक्ट कर रही है, वो सब क्रिएशन है कांग्रेस का। चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे ज्ञानवापी हो। अरे कांग्रेस ने तो यहाँ तक किया सरदारों के साथ। क्या सरदार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या पंजाब हमारा हिस्सा नहीं है? तो उनके जो गोल्डन टेम्पल था वो ऐसे ही है जैसे मुसलमानों का काबा है। आपने उसे बुलडोज करा दिया, उस पर बम्बार्डमेंट करा दिया। क्या ऐसे मुल्क चलेगा? आज सिख, किसान,
सड़कों पर हैं, उनकी जायज़ डिमांड है, गवर्नमेंट को चाहिए उसे सिंपैथेटिकली कंसिडर करें, उनसे नेगोशिएट करें, ना कि कन्फ्रंटेशन हो। इसलिए वो भी मुल्क की उनकी सबसे बड़ी सैक्रिफाइस है मुल्क को कि सेफ्टी और सिक्योरिटी और बचाने के लिए बॉर्डर्स पे उन्होंने जाने दी हैं, तो वो हमारे भाई हैं, तो शुड ट्रीट देम रेस्पेक्टफुली, ना कि उन्हें हम कुछ और तमगे दें कि वो टेररिस्ट हैं, वो एंटी इंडियन है। ऐसी बात नहीं है, वो आपके भाई हैं, सबके भाई हैं। तो ये मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच।